छोटे छोटे सही फैसलों से ही बड़ी सफलता मिलती है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 2026 तक सभी राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी उपलब्ध। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पहल की शुरुआत के अवसर पर बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ये कदम विधान पालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ ही प्रक्रियाओं को और अधिक समन्वित और सुलभ बनाने में करेगा मदद। भारत और यूरोपीय संघ ने अगले हफ्ते एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने पर जताई सहमति। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी उपायों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ईयू भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक। भारत यूरोप की आर्थिक मजबूती के लिए अपरिहार्य। भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के एक सत्र के दौरान बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। वहीं अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा, यह उपलब्धि 2028 या उससे भी पहले होगी हासिल। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली एएमएमके की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी। ई पलानीस्वामी में दिनाकरन का किया स्वागत। दिनाकरन ने की एएमएमके और एनडीए के बीच संबंधों के पुनरुद्धार की औपचारिक घोषणा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में जीता भारत। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। न्यूजीलैंड को 48 रन से हराकर टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। दिनाकरन ने 21 जनवरी को ये निर्णय लिया और इसके लिए चेन्नई में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एल मुरुगन और बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में दिनाकरन ने औपचारिक रूप से अपनी पार्टी एएमएमके और एनडीए के बीच संबंधों के पुनरुद्धार की घोषणा की। इस कदम से आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए को मजबूती या एक तरह से कहे सशक्त स्थिति मिलने की संभावना जताई जा रही है। Honored and delighted, personally very happy that my good friend, senior leader of the NDA, my brother Thiru Dinakaran, has decided to come back to the NDA family. Thiru Dinakaran was with my father in the Rajya Sabha in the period 2004 to 2007. And since then, I have seen his good work, I have seen his popularity, I have seen his leadership skills. We will all work together as one family and we will defeat the anti-Bharat, anti-India DMK alliance. We will make sure that all the corruption of Thiru Stalin, of Thiru Udaynidhi, of his brother-in-law Thiru Sabrishan, all of this corruption of DMK will be exposed before the people of Tamil Nadu, and the NDA alliance will provide good leadership, good governance, social welfare for our sisters and daughters of Tamil Nadu. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि ये 2028 या उससे पहले ही संभव है। विश्व आर्थिक मंच यानी
WF की वार्षिक बैठक के एक सत्र में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चिंता का एकमात्र विषय अमीर देशों में कर्ज का पहाड़ और उनका भारत पर संभावित असर क्या होगा, इस पर बातचीत की। India will become the third largest economy in the coming few years itself. The last decade of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well defined and very focused execution. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation and a nominal growth of 10 to 13% with 95% confidence interval in the next 5 years. When we look at 540 million new bank accounts opened, when we see 130 million toilets getting constructed, when we see 800 million people getting ration every month, that shows that the security of the poorest comes as a priority for our government, for Prime Minister Modi ji. And that has helped us bring 250 million people out of poverty. भारत और यूरोपीय संघ ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निर्णय किया है। ईयू की उच्चतम रैंक की राजनयिक काजा कैलास ने घोषणा की कि दोनों पक्ष अगले हफ्ते एक व्यापक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करेंगे। ये समझौता समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी उपायों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेगा। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion and economic fragmentation. Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility to uphold international law and the UN Charter and adopt the multilateral system so that it works also in the 21st century and beyond. The summit will adopt a new joint EU-India comprehensive strategic agenda, setting our course towards 2030. Leaders will endorse concrete deliverables that move our partnerships from words to actions. Three stand out. First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity and counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया और कहा कि भारतीय वायुसेना बार-बार ये साबित कर चुकी है कि वो त्वरित और निर्णायक परिणाम देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वायुसेना के पास महज कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के भीतर कई ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता है। नई दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि आज के युद्धों में हर जगह वायु शक्ति ने ही निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि बदलते युद्ध परिदृश्य में वायुसेना की भूमिका लगातार बढ़ रही है और भारतीय वायुसेना इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया और कहा कि इस अभियान के दौरान पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। कबीर का दोहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। So we need to remember that unless we are a strong military power, unless we have shown our will to use it,
we will be subject to subjugation sometime or the other. It is not good enough to be a strong economy only. It is not good enough to be technologically very advanced only, unless you know what to do with it in terms of military. So, whether it is, when I talk about military power, now when we look at what is happening around the world and what has happened in India, which part of that military power which has come in handy or which has delivered what was required to be delivered? I think I don't have to name it. It is air power. And it becomes very important that we focus our attention towards this part of the military in case we want to be, a force to be reckoned with. Whether it is, getting people out of conflict zone, like we did it in Sudan, or whether it is, giving a blow to the terrorist infrastructure and their perpetrators, or whether it is attacking multiple bases in Pakistan in a matter of few hours to send a signal that enough is enough and bring them to their knees. It was air power which did the trick, and that has to be remembered. Right now, creating a strong military, like I said, especially the Air Force, becomes a necessity. And it will ensure that we are, this is a requirement if we have to take a flight towards Viksit Bharat of 2047. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत टेक्नोलॉजी के निर्माता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बेंगलुरु स्थित सीएमआर प्रौद्योगिकी संस्थान के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में लगातार उभर रहा है। उपराष्ट्रपति ने आत्मनिर्भरता और नवाचार को विकसित भारत एट 2047 का प्रमुख स्तंभ बताया, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारत पर अपनी शर्तें नहीं थोप पाए। We are now emerging as the creators of technology. So many startups are coming up. So many of our engineers are the innovators in abroad, in many countries. Initiatives like the Digital India, Startup India, and Make in India have made entrepreneurial ecosystem in our country vibrant and supportive. It gives me immense pleasure to see that your institute has created a strong ecosystem for innovation and entrepreneurship, nurturing 50+ startups through the CMRIT Innovation and Incubation Center. That's what I have been explained, and I am very proud of that achievement. The global scenario today is full of challenges. Climate change, cybersecurity threats, equitable access to technology, and ethical use of AI are some of them. We have to concentrate on that. These challenges also offer incredible opportunities for innovation, entrepreneurship, and of course, the leadership. I got a lot of confidence on my young India that 2047 is going to be the year when India is going to be the supreme power of the world. And also I am telling you, we want to be the most powerful, not to dominate the other countries, not to dictate unjustified norms to other countries, but nobody should dare to dictate terms to Mother Bharat. That's why we want to become the most powerful nation of the world. उपराष्ट्रपति ने तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में छात्रों से अपने को अपग्रेड और उसके अनुरूप तैयार रहने के लिए कहा है। Where knowledge meets innovation and discipline is blended with creativity. We are all pleased to see that the Institute has kept pace with the rapid technological changes
while remaining anchored in strong academic values. The technology, the way it is changing, the innovations it is coming up, what it was last year sometimes become irrelevant. What it was in the last 3 months before, there is a big change is coming up. So we have to equip ourselves to adopt. The institution and the students should get ready to adopt themselves for the dramatical changes coming up in the technological field. उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का बुधवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा तभी सशक्त रहती है जब सदन संवाद, मर्यादा और निष्पक्षता की भावना से संचालित हो। उन्होंने कहा कि विधायिका जनता के भीतर इस भरोसे को और सशक्त करे कि उनकी आवाज सही मंच तक पहुंचेगी और समाधान का मार्ग भी इसी मंच से निकलेगा। उन्होंने कहा कि आज तकनीक, डिजिटल रिकॉर्ड, पेपरलेस प्रक्रिया और एआई ने हमारे विधानमंडलों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। हमने हमारी विधान सभाओं को पारदर्शी, जवाबदेही बनाने के लिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो, एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और प्रौद्योगिक एआई टेक्नोलॉजी की ओर हम बढ़े हैं। आज सभी राज्य की विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपनी पुरानी डिबेटें, चर्चाएं, संवाद, मुद्दे, बजट, उन सबको सभी विधानसभाओं में डिजिटाइजेशन किया है ताकि आने वाले समय के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हमारे विधायकों की क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो। और इसके लिए राज्य की विधानसभाओं ने जहां रिसर्च विंग बनाई है, अपनी डिबेट का डिजिटलाइजेशन करने के कारण उनको पुरानी डिबेट, चर्चा, कानून बनाने के समय उस चर्चा, संवाद को और कैसे सार्थक चर्चा हो, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्य की विधानसभाओं ने काम करना शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 86वें एआईपीओसी में यह संकल्प लिया गया कि राज्य विधानमंडलों में वर्ष में न्यूनतम 30 बैठकें हों ताकि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की अधिक से अधिक अभिव्यक्ति सदन के माध्यम से हो सके। उन्होंने कहा कि साथ ही विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक सक्षम विधायिका, जनप्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि और एक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स बनाने का भी संकल्प लिया गया, जिससे विभिन्न विधानमंडलों के मध्य उत्तरदायित्व और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। हमारी विधानसभा कितनी उपयोगिता हो रही है, इसके लिए लेजिस्लेटिव इंडेक्स, ताकि एक पारदर्शिता आए, जवाबदेही आए, विधानसभाओं के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, नए इनोवेशन, नए नियम प्रक्रियाओं से हर विधानसभाओं की उत्पादकता, उसके परिणाम सार्थक हो। प्रश्नकाल से लेकर तमाम सदन की जितनी भी कार्रवाइयां हैं, उसका एक ठीक से इंडेक्स बनेगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी, तो एक स्वस्थ वातावरण भी बनेगा। इस दिशा की ओर भी हमने संकल्प लिया है। लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद में गंभीरता और अनुशासन की जरूरत है। आने वाले बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में लगातार नियोजित गतिरोध और व्यवधान देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जब सदन में व्यवधान होता है तो सबसे अधिक नुकसान उस नागरिक का होता है जिसकी समस्या पर चर्चा होनी थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि हैं।
जनता के प्रति हमारी जवाबदेही केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि हर दिन है और हर क्षण है। उन्होंने संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर जानकारी दी। संसद का सत्र जैसा आपको पता है कि 28 जनवरी से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से शुरू होगा। 29 जनवरी को इकोनॉमी सर्वे टेबल होगा। 1 तारीख को बजट माननीय वित्त मंत्री जी पेश करेगी और ये सदन पहला सदन 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा हमारी जो बीच में जो हमारी स्टैंडिंग कमेटियां होती है उसमें बजटों पर चर्चा होती है और वो फिर अगले में 9 मार्च से चलकर और 2 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि संसद में अब कार्यवाही और दस्तावेज 22 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। 22 भाषाओं में हमारे माननीय संसद सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात रखे ताकि विविधताओं की एकता, भाषाओं, समृद्ध भाषाओं की ताकत दुनिया देख सके। और दुनिया के अंदर भारत की संसद ही है जहां 22 भाषा में भाषांतरण होता है। जब CSPO का सम्मेलन हुआ था, जब हमने ये विषय रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के लोकतंत्र के बारे में बताया किस तरीके से हमारे पास इतना राजनीतिक दल है, इतने मतदाता हैं, इससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समृद्ध लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र चर्चा संवाद से हमने इस 75 वर्ष की यात्रा में आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतियों, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत दुनिया के अंदर कई नीतियों के अंदर मार्गदर्शन करना है। ये सामर्थ्य भारत का लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडप में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने सम्मेलन के दौरान हुई सार्थक चर्चाओं पर संतुष्टि जाहिर की और इस बात पर जोर दिया कि देश भर के पीठासीन अधिकारियों के बीच विचारों के सामूहिक आदान प्रदान ने चर्चा को काफी समृद्ध किया। राज्य के विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जिक्र करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों में 27 घंटे से अधिक समय तक चली व्यापक चर्चा की सराहना की। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे जमीनी सुधारों का क्या हमारे आर्थिक उस पर असर पड़ा है और खासतौर से शिक्षा के परिवर्तन का उन्होंने उल्लेख किया। उसकी पहचान मेरे जैसा सामान्य आदमी इस राज्य के अंतिम हिस्से में जो बिहार में लगभग पड़ता है, उस गांव में अंतिम गांव उसे कह सकते हैं, जिसे गांधी जी ने कहा था अंतिम इंसान समाज का वो मापदंड होता है। उस स्कूल में जो शिक्षक चयनित होकर के आए, अनेक दशकों के बाद उनकी प्रतिभा और समाज के सबसे कमजोर तबके से युवा शिक्षक, वह इस बात की परिपुष्टि करता है जो शास्त्री ने कहा। यह सच है कि निजी निवेश में वृद्धि, स्थिर कारोबारी वातावरण, दीर्घकाल में अधिक निवेश और रोजगार हित सृजन को संभव बनाते हैं। जैसे जैसे राज्य और देश का विकास होता है, व्यवसायिक गतिविधियों के साथ कई और सूचकांकों में वृद्धि दिखाई देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश गीता भवन स्वर्गाश्रम में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया की समस्या के समाधान के लिए देख रहा है, हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान नहीं हो सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया है। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश की संस्कृति को हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार और उसके हृदय में अटूट श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति निर्मित करने का काम गीता प्रेस ने किया। करोड़ों संतों ने जो अहर्निश प्रयास किया, वो प्रयास को गीता प्रेस ने रेखांकित कर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दिया और इसके कारण
सनातन धर्म के प्रति आकर्षण, सनातन धर्म के प्रति आशा और भारतीय संस्कृति में विश्वास फिर से एक बार हम दृढ़ होता हुआ देख रहे हैं। कल्याण ने हमें बता दिया कि सभ्यताएं तलवार से नहीं, शब्दों और ज्ञान से ही खड़ी होती है और शब्द तब प्रभावी होते हैं जब वो सत्य के और सत्व के चमकारे से चमकते हो। बात क्रिकेट की। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रन से जीता और इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। बुधवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। भारत ने 27 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे और यहां से अभिषेक शर्मा ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 99 रन जुटाते हुए भारत को 126 के स्कोर तक पहुंचा दिया। सूर्या 22 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक ने 35 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 190 रन ही बना पाई और 48 रन से मैच हार गई। इसी के साथ भारत के पास अब सीरीज में 1-0 की बढ़त है। और इसी के साथ फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छूट जाते हैं IAF बैंड के वंदे मातरम के 150 वर्ष के जश्न पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंस के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। लम्हा दर लम्हा तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी जोड़ के ले तेरी राह में लेकर खुशी हर मोड़ पे सब छोड़ के